आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता पटेल एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आप सभी से वार्तालाप कर रही हूँ। 1 अगस्त हर साल हम लंग कैंसर अवेयरनेस डे के तरह मनाते हैं और इसके मनाने का उद्देश्य यही है कि हम आम जनता में लंग कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला सके। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो लंग कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर लीडिंग टू डेथ है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें 60 से 70% मरीज़ जो होते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज का मतलब है कि बीमारी लंग से निकल के और भी जगह फैल चुकी है, ऐसे स्टेजेस में आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लंग कैंसर के सिम्टम्स के बारे में, उसके क्या कॉमन कारण है, सिम्टम के बाद कैसे उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, क्या उसमें आगे जांचें होती है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हम कारण की बात करें तो एक इकलौता सबसे कॉमन कारण है स्मोकिंग, धूम्रपान या टोबैको का यूज़ अगर हम किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं तो वो 60 to 70% कारण है लंग कैंसर का। और एक बहुत समझने वाली बात है कि अगर हम स्मोक ज़्यादा समय तक कर रहे हैं या पर डे नंबर ऑफ पैक्स ज़्यादा हैं तो हमारा जो रिस्क ऑफ कैंसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कोई आज स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो भी 10 से 15 साल तक, आने वाले 10 से 15 साल तक भी लंग कैंसर होने की संभावना उस पर्टिकुलर पर्सन में नॉन स्मोकर से काफ़ी गुना ज़्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं कि आज छोड़ा तो आज रिस्क ख़त्म हो गया। तो बेहतर हमें समझना है कि हम उस चीज़ को शुरू ही ना करें। तो स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ लंग कैंसर। सेकेंड है पैसिव स्मोकर्स। कोई स्मोक करता है तो उसके अगल बगल जो लोग हैं उनमें जो धुआं जाता है इसको हम पैसिव स्मोकर कहते हैं और पैसिव स्मोकर को भी कैंसर होने का रिस्क होता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन, केमिकल एक्सपोजर, कुछ एक गैसेस होते हैं उनके एक्सपोजर से भी लंग कैंसर होने की संभावना होती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है लंबे समय से अगर किसी को खांसी आ रही है या खांसी के साथ खून आ रहा है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या फिर आवाज़ में बदलाव हुआ है या फिर शरीर के किसी हड्डी में दर्द हो रहा है। एक्चुअली लंग कैंसर जो होता है वो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन जहाँ पे ये फैलता है वो है बोन यानी कि हड्डी, लिवर, ब्रेन। तो अगर हड्डी में फैला हुआ है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द या किसी पर्टिकुलर हड्डी में किसी साइड पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। कुछ पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे गिरने पे हमें और आपको चोट ना लगे बट उस पेशेंट का फ्रैक्चर हो सकता है जिसकी हड्डी में कैंसर गया, इसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा है अगर कोई पेशेंट पीलिया की तरह प्रेजेंट कर रहा है तो होता क्या है, लंग कैंसर लिवर में बहुत कॉमनली जाता है जिसकी वजह से पीलिया हो सकता है। या कभी कभी लिवर को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किया है कि उसके पैरामीटर डिरेंज हो जाते हैं और पेट में पानी भरने लगता है तो पेशेंट एसाइटिस यानी पेट में पानी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर ब्रेन में भी जाता है जिसके कारण पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं या पैरालिसिस हो सकती है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर के। और जैसा कि मैंने पहले बोला था हमारे पास 50 to 60% पेशेंट जो है एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज का मतलब कभी ऑर्थो डिपार्टमेंट में आएंगे, फ्रैक्चर करके इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है ड्यू टू लंग कैंसर जो कि हड्डी में फैल चुका है। कभी कभी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में आएंगे कि पेट फूला हुआ है, पीलिया है, फिर जब हम जाँच करते तो पता चलता है कि लंग कैंसर है जो कि लिवर में फैल चुका है। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि पेशेंट जो है इनिशियल स्टेज में काफ़ी बार नहीं पहचान पाते अपने सिम्टम्स को और इसी वजह से उनको प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं मिल पाता है। तो अगर पेशेंट हमारे पास आता है कि किसी सिम्टम के साथ तो सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है चेस्ट एक्सरे, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कहीं पे कोई लीशन है या नहीं। अगर कोई डाउट होता है तो हम फिर उस पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं जिससे कि पूरा क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी क्लियर हो जाता है और कहीं पे अगर कोई लीजन है या मास लीजन है वो दिख जाता है। और उसके बाद ये तो हो गया कि हमें दिख गया कि ओके यहाँ पे कोई सस्पिशियस लीजन है, उसका कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बायोप्सी करनी पड़ती है जिसमें एक चंक ऑफ टिश्यू लिया जाता है जो कि फिर हम लैब में भेजते हैं
हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके का कैंसर है, नॉन स्मॉल सेल कैंसर है या स्मॉल सेल कैंसर है। क्योंकि लंग कैंसर जो होता है वो कई तरीके का होता है और हर तरीके का अपना अलग इलाज और प्रोग्नोसिस होती है। तो एक बार अगर हमें बायोप्सी मिल जाती है तो हम उसको लैब में भेजते हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और लंग कैंसर में स्पेसिफिकली अब हम एडवांस जांचों के लिए भेजते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, IHC के लिए भेजते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर ट्यूमर पे या ट्यूमर सेल पे किस तरह के मार्कर्स हैं जो कि हमें गाइड करता है आगे हम किस तरह का टारगेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा हम NGS या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी कराते हैं, जिससे हमें ये गाइडेंस मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं या नहीं, और कौन सा दे सकते हैं और देने से कितना इफ़ेक्ट रहेगा। तो जो कैंसर की जो बायोप्सी के बाद जो जांचें होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक बार कंफर्म हो गया कि कैंसर है तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है ये समझना कि कैंसर फैला हुआ कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए पेट स्कैन जो है वो बेस्ट जांच होती है। तो हर लंग कैंसर का बायोप्सी के बाद पेट स्कैन कराया जाता है, ये देखने के लिए कि बीमारी का फैलाव पूरे शरीर में कहाँ कहाँ है। तो कन्फर्मेशन हो गया एंड देन स्टेजिंग हो गया। स्टेजिंग मतलब क्या फैलाव है, लोकलाइज्ड है या फैला हुआ है। एक बार जब ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर अर्ली स्टेज है तो उसमें सर्जरी और रेडियोथेरेपी एक वायबल ऑप्शन होता है। रेडियोथेरेपी भी दो तरीके का होता है, एक होता है कन्वेंशनल डोज फ्रैक्शनेशन और दूसरा होता है स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, जो कि एक एडवांसमेंट है। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं। और इसके अलावा कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये भी ऑप्शंस होते हैं लंग कैंसर का। तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, किस मोडालिटी से करना है, या किन दो मोडालिटीज़ को मिलाना है या किन 3 मोडालिटीज़ को मिलाना है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का स्टेज क्या है और किस टाइप का कैंसर है। तो एक लंग कैंसर की ट्रीटमेंट में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का एक मल्टी मोडालिटी टीम डिस्कशन होता है एंड देन उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होना है। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर बहुत अर्ली स्टेज है, डिजीज़ लोकलाइज्ड है, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और उससे लड़ा जा सकता है। बट अगर डिजीज़ बहुत एडवांस है तो उसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसमें रिज़ल्ट काफ़ी बार अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि ऑलरेडी फैला हुआ डिजीज़ है। बट इतने अच्छे टारगेटेड थेरेपीज़ आ चुके हैं इम्यूनोथेरेपी की, अगर बीमारी फैली हुई भी है बट बायोलॉजी अगर अच्छी है तो पेशेंट 3 साल 4 साल भी डिजीज़ के साथ अपना अच्छा व्यतीत कर सकता है। बट वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि पेशेंट के ट्यूमर की बायोलॉजी क्या है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि कैंसर का ट्रीटमेंट, लंग कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। लंग कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बहुत सारी मोडालिटीज़ है, बहुत एडवांसमेंट आ चुका है। बट बहुत ज़रूरी कि पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आए, राइट। तो अपने शरीर को पहचाने, अपने सिम्टम्स को पहचाने। शरीर में अगर किसी भी तरह का अगर बदलाव आ रहा है, आवाज़ में चेंज है या सांस लेने में दिक्कत है या खांसी आ रही है, वज़न में कमी आ रही है, किसी भी तरह का अगर बदलाव आ रहा है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर कैंसर का सस्पिशन है तो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में जाके अपना कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप कराएं। सही जांच होगा तभी सही इलाज होगा। तो जांच बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही इलाज के लिए, तो वो कराएं और जो भी ट्रीटमेंट बोला जा रहा है बिना गैप के वो ट्रीटमेंट करें, ताकि हम जो भी डिज़ीज़ हमारे सामने आ रही जिस भी स्टेज में हम उससे लड़ सकें। तो इस वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे के दिन आप सभी से बस मेरा और मेरी टीम का यही निवेदन है कि अपना ध्यान रखिए, अपने एडिक्शंस को, स्पेसिफिकली स्मोकिंग, टोबैको यूजेस, उसको ख़त्म करिए। बहुत रास्ते हैं, उसको ख़त्म करिए। अपने नियर एंड डियर को यही मैसेज दीजिए, अपने शरीर को पहचानिए। किसी भी तरह के सिम्टम के आने पे अपने डॉक्टर को दिखाएं और ट्रीटमेंट अगर बोला जाए तो उसे पूरी तरह से कराएं। और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।